हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर हाई कोर्ट की फुल तैयारी चल रही है। और आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में सुबह 11 बजे आपके मॉडल पेपर भी दिया जाता है ना। 3 बजे करंट अफेयर, शाम को 6 बजे यूपीजी के, और रात को 8:50 में हिंदी। और इसके बाद ये क्लास होती है जो कि रात डोज है। और इस क्लास के माध्यम से आप लोग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जीके में जो भी आपका होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, ये सब चीज़ें जो आपकी आती हैं, विविध वाले जीके जो सब कुछ है वो आपको इसी वाली कह सकते हैं क्लास में है। वो हमने प्लेलिस्ट में सब कुछ अपना लगभग लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। तो उसको आप लोग मैराथन क्लासों के माध्यम से दे सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय मां शारदे, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद, खुश रहिए। चलिए, सभी लोग आ गए पिछली क्लास से? आ गए? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन ढेर सारे आपको बनने हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा सूचकांक है जो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो देखो, मानव विकास सूचकांक होता है, उसमें जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, शिक्षा देखा जाता है, और वहाँ की जीवन निर्वाह देखा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो सामाजिक असमानता है वो आपकी मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता है। तो जिसका ऑप्शन यहाँ पर डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, डी नंबर ए राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अगले क्वेश्चन कराइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? यहाँ पर देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है, तो आप कहेंगे सर ये है आपका तृतीय क्षेत्र, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, है ना। सेवा क्षेत्र आपका है। पहले जो आपका था, देखिए, कृषि हुआ करता था, उसके बाद आपका यहाँ पर औद्योगिक हुआ, इसके बाद तृतीय क्षेत्र में इस समय जो आपका भारत है वो डेवलप कर रहा है। अर्थात जो आपका जो तृतीय क्षेत्र है अर्थात सेवा क्षेत्र है, इसका हिस्सा क्या है, यहाँ पर बढ़ रहा है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो अभी हमने बताया कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम होता है तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। और हमने कहा सेवा जैसे आपकी बैंक है, ये आपको सेवा ही दे रहे हैं, है ना। होटल, रेस्ता जितने होते हैं आपको सेवा, जो भी आपको सेवाएं दे रहे हैं, है ना, वो सब आपके होते हैं तृतीय क्षेत्र में आते हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 4 नंबर में, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में देखिए, सामाजिक सामुदायिक सेवा पर व्यय होता है, राज्यों के लिए अनुदान होता है, आर्थिक सेवाओं पर व्यय होता है। लेकिन जो आपका रक्षा व्यय है यह केंद्र सरकार के विकास व्यय में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ गया है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है। तो ये जो आपकी अवधारणा है दोस्तों, याद रखिएगा, सकल घरेलू प्रसन्नता, ये आपके भूटान से, है ना, भूटान के जो चौथे राजा थे जिग्मे सिंगे वांगचुक ने 1970 के दशक में विकसित किया था। यह एक दर्शन है जो कि भूटान सरकार का मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। एक सब मकसद है कि देश की जो समृद्धि है ना, समृद्धि को नागरिकों की खुशी और भलाई के हिसाब से मापना। तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब जो लोग रह रहे हैं कितनी खुशी से रह हैं, कितना भलाई से रह रहे हैं, वो है ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम लोग NSO कहते हैं, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका कौन सा बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। पहले NSO करती थी, लेकिन इसके बाद इसका जो नाम है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO कर दिया गया था दोस्तों, याद रखिए 2019 में। तो आपका जो आंसर वो आपका हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन है जो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो आपका होता है भारत का जो प्रधानमंत्री होता है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो आपका आएगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। जो आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का प्रदेश अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? यहाँ पर देख सकते हैं 8 का नंबर जो आपका जवाब दिया है वो आपका अगस्त 1952 में, याद रखिएगा, अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। ये भारत में विकास से जुड़े जितने भी मामले होते हैं उसमें विचार विमर्श करने के लिए, है ना, जो फैसले लेने होते हैं वो सर्वोच्च संस्था आपकी यही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा है जो महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? महात्मा गांधी चाहते थे गैर हिंसक अर्थव्यवस्था हो, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले, है ना, गाँव जो सर्वोदय का पुनर्जन्म हो, मशीनरी, है ना, और नवीन तकनीकी का अधिक उपयोग हो, इस पर ये विचार नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? रोलिंग प्लान जो आपका है, रोलिंग प्लान जो आपका लागू किया गया था, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 74 से लेके 78 के बाद
जो एक साल का गैपिंग हुआ था, है ना, तो आपका 78 से 80 के बीच आपकी लगाई थी, यहाँ पर रोलिंग प्लान लागू किया गया था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे इनमें से कौन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 11 नंबर दिया और 11 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों, ये हो जाएंगे कौन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का जवाब देना है। चलिए अंतिम उपाध्यक्ष आपसे पूछा गया है श्री मोंटेक सिंह अहुलविया, जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये बात हो रही योजना आयोग की हो रही है, ठीक है ना, क्लियर है। इसकी जगह भाई योजना आयोग हट गया था, फिर नीति आयोग आ गया था, तो आपका जो आंसर आ गया है वो आपका कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है आयुष्मान योजना कब प्रारंभ की गई थी। आयुष्मान योजना है और ये कब प्रारंभ की गई थी आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2018 को शुरुआत की गई थी, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका 18 तो सभी जगह दिया गया है ना, लेकिन 18 जब यहाँ पर सभी दिया गया है तो फिर आपको थोड़ा सा डेट याद रखना है। यहाँ पर जो आपका दिया है अप्रैल 2018, ठीक है, अप्रैल 2018 जो आपका आंसर है 12 नंबर में, वो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी समय देखा जाए तो एक और भी योजना आई थी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। वो जन आरोग्य योजना जो आई थी वो आपकी 23 सितंबर 2018 को आई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब प्रारंभ की गई थी। 13 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये 2019 में ये प्रारंभ की गई थी, 2019 में, है ना, 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। और ये योजना देश भर के सभी जो अब भूमि धारक छोटे और सीमांत कृषक थे, है ना, या किसान थे, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके तहत 60 साल से उम्र पूरी करने वाले किसानों को हर महीने 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी। ये कहीं ना कहीं आपकी स्टार्टिंग थी, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है 14 नंबर में, और आपसे कह रहा है कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर बताना है कौशल भारत अभियान। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए नमस्ते भैया। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौशल भारत अभियान, इसकी शुरुआत जो आपकी है वो कहीं ना कहीं पहला वाला पॉइंट जो आपका दिया गया है वो आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आपका राइट हो जाएगा। और इसका जो स्किल आपका है वो कहीं ना कहीं देखा जाए ये आपका दिल्ली में है। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आपका सही है कि राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक अभियान था। इसमें प्रबंध कौशल निगम द्वारा आपका शुरू किया गया था। और ये देखा जाए तो आपका जो आंसर है कि 2015 को हुआ था। यहाँ पर दिया इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी के उद्देश्य यहाँ पर आपका नहीं है ना, यहाँ पर उनको डेवलप, उनको कहीं ना कहीं जो आपका किसी भी क्षेत्र में उनको काम मिल जा सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ वो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आपका हो, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है। 15 का ऑप्शन बनेगा, ये आपके आवास और शहरी मामले के अंतर्गत आपका आता है जो अटल मिशन है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और ये जो शुरू किया गया था वो आपके जून 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि बुनियादी ढांचे की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जो शहरी पुनरुद्धार परियोजनाएं उनको लागू करके, है ना, उनमें कह सकते हैं मजबूती लाई जाए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी। 16 नंबर दिया है और 16 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 2015 में कब शुरू की गई थी, तो वर्ष 2015 में 9 मई 2015 को योजना शुरू की गई थी। और देखा जाए तो इस योजना का पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संचालित किया जाता है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। ये क्वेश्चन आपने बार बार पढ़ा होगा दोस्तों। हॉलमार्क जो लगाया जा रहा है उस समय आपकी जो जेवर है ना, अर्थात जो आपके आभूषण है उनमें आपका हॉलमार्क मिलेगा। प्लेटिनम, सोना, चांदी, हीरे जैसे बहुमूल्य धातुएं अगर आप लेते हैं तो उन आभूषणों की गुणवत्ता की पहचान जो होती है वो आपकी हॉलमार्क से होती है। तो आप कहेंगे सर
खरीदार को ये पता चले कि उसे ये सही शुद्धता का आभूषण मिल रहा है ना। तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन डी हो जाएगा, हॉलमार्क से घटिया आभूषण बेचने से रोक मिलती है ना। तो इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका पश्चिमी यूपी पश्चिमी जो आपका कौन सा पंजाब एरिया पड़ता है। पंजाब में देखा जाए तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो पंजाब में हुई थी। इसे भारत में हरित क्रांति का दीक्षा स्थल कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि 1960 के दशक में आखिरी दौर में हुई थी, याद रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन ज्ञान हो गया, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो आपका जो आपका दिया गया है HSBC जो दिया है, भारतीय स्टेट बैंक है, ICICI है। दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है सिडबी, है ना, सिडबी दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब जो सिडबी बैंक आपका ये इसमें नहीं आता है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। सिडबी आपका एक वाणिज्यिक बैंक आपका नहीं है। दोस्तों याद रखिए, सिडबी धन जमा स्वीकार नहीं करता है, इसलिए एक वाणिज्यिक बैंक नहीं बल्कि एक वित्तीय संस्था है। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि वर्ष 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ पर दे सकते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये क्वेश्चन हमेशा से आपको मिलता है। कब किया गया था, 1969 में किया गया था। इसमें से एक बड़ा बैंक बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल था। दोस्तों याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी। यहाँ पर देखिए 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में ये आपके कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में हुई थी। इसके बाद फिर क्या हुआ कि आपके मुंबई में इसे स्थानांतरित किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण दोस्तों याद रखिएगा जुलाई में, 1 जुलाई 1955 को किया गया था। इससे पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है सी हो जाएगा। ये भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक है ना। हमने कहा इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कोलकाता में 1806 में आपकी हुई थी। इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था 1809 में। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक जो कि राष्ट्रपति शासन द्वारा स्थापित 3 बैंकों में से एक आपका है ना। धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं इसके नाम परिवर्तन आपके हुए। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1 जुलाई 1955 हो गया। ठीक है ना। ये 1921 में इसका नाम इंपीरियल बैंक था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। अब जब रिजर्व बैंक दिया है तो रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो याद रखिएगा आपके 1949 में किया गया था। कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना। कौन सा अधिनियम था, तो 1948 के अधिनियम के तहत आपको किया गया था, है ना। और स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। गैर योजना व्यय दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर दिया गया है गैर योजना व्यय दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण घटक इनमें से कौन सा है। ब्याज का भुगतान, रक्षा व्यय, सार्वजनिक सब्सिडी, सार्वजनिक उद्यमों के लिए श्रम ऋण। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है गैर योजना व्यय, यहाँ पर जो 24 नंबर दिया है वो आपका हो जाएगा ब्याज का जो भुगतान आपका है, गैर योजना व्यय का आपका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। आंसर आपका ये बनेगा ब्याज का भुगतान। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे ऑप्शन नंबर सी की तरह अगर हम बात करते हैं कि जो बैंकिंग लोकपाल है उस शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह से स्वीकार करना बाध्यकारी है। ये जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है यहाँ पर राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें कि बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत जो RBI बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में से कमी से जुड़ी शिकायतों को निःशुल्क समाधान यहाँ पर करता है। बैंकिंग लोकपाल बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बैंकिंग लोकपाल जो होता है पारित आदेश अंतिम होते हैं और संबंधित पक्षों पर कह सकते हैं बाध्यकारी होते हैं। अगर पूछे कि बैंकिंग लोकपाल आपकी योजना ये 1995 में लागू की गई थी, तो आपका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका आंसर सी हो जाएगा कि जो शिकायतकर्ता पर अवार्ड पूरी तरह से स्वीकार बाध्यकारी होता है। याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करना, है ना, ये करने का अधिकार किसके पास है। 26 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक है जिसके पास मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। देख सकते हैं हमेशा से मिलने वाला क्वेश्चन आपका है। और 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो आपके वित्त सचिव के होते हैं। किसके, वित्त मंत्रालय के जो वित्त सचिव होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं, है ना।
यहाँ पर देखा जाए कि नोटों पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो गवर्नर, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। हमने कहा 1-2 रुपये सिक्के को हटा दीजिए, बाकी जो सभी होंगे वो आपके कैसे होंगे, आरबीआई के जो आपके गवर्नर होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आरबीआई के जो आपके गवर्नर है दोस्तों, याद रखिएगा। 1935 से जब भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की मुद्रा नियंत्रण की भूमिका संभाली थी, तब से ये प्रथा चली आ रही है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है बियरेबल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका है एस मनी। कौन है यहाँ पर, एस मनी जो ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका 29 नंबर में, वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक शीर्ष संस्था आपकी कौन सी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये है आपकी नाबार्ड है, जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त प्रदान करती है वो आपकी नाबार्ड है दोस्तों, याद रखिए। नाबार्ड जो कि इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसको याद रखना है कि जो नाबार्ड है इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी वो आपकी 12 जुलाई 1982 को, 1982 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपकी मुंबई में है। ये क्या करती है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो विकास है उसके लिए ऋण और अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर देता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2018 में, है ना। सितंबर 2018 को देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन जो कि आपके सामने है और दिया गया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों 32 नंबर की बात करते हैं तो अप्रैल 1990 में, याद रखिए 2 अप्रैल 1990 को स्थापित किया गया था, जो कि आपका सिडबी है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय आयात निर्यात बैंक जिसे एक्जिम बैंक कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो आपकी मुंबई में है। कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपकी मुंबई में है, याद रखिएगा, है ना। आयात निर्यात जिसे बैंक कहा जाता है, जो आपका है कहाँ पर है, मुंबई में है, याद रखिएगा। जो अधिनियम है 1981 के तहत, है ना, 1982 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों 35 नंबर की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो कि आपकी मुंबई में है, अर्थात एनपीसीआई जो है ना, एनपीसीआई है, इसका मुख्यालय जो आपके मुंबई में है। और इसका जो कारपोरेट कार्यालय वो आपके बांद्रा में जो कि आपके है, याद रखिए, कहाँ पर, मुंबई में है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है बैंक दर का क्या अर्थ है। दोस्तों बैंक दर मतलब होता है कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है ना। क्या, केंद्रीय, देश का जो केंद्रीय बैंक है जो घरेलू बैंकों को पैसे उधार देता है ना, उस पर ली जाने वाली जो ब्याज दर होती है उसे कहते हैं। दो शब्दों से कह सकते हैं कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, या अपनी भाषा में कह दें कि जो अपना केंद्रीय बैंक है उसे जो घरेलू बैंकों का पैसे ले रहे हैं, है ना, घरेलू बैंक वाले जो आपके पैसे ले रहे हैं उस पर ली जाने वाली जो ब्याज दर होती है उसे कहते हैं, है ना। इसे रेडिस्काउंट कहते हैं, कि इसे रेडिस्काउंट दर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो व्यवस्था होती है वो अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए बनाई जाती है और ये बहुत कम अवधि के लिए होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संपत्ति बाजार में रियल एस्टेट किसे कहा जाता है। ये नाम आपने सुना होगा, रियल एस्टेट जो आपका कहा जाता है वो जैसे कि आपका होती है स्थावर संपदा हो गई, है ना, भूमि भवन, अचल संपदा, जमीन जायदाद जो होती है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपको देखो, हमने अचल संपदा कहा है, चल संपदा नहीं कह रहा, अचल संपदा बोला है। स्थावर संपदा, भूमि भवन, भू संपदा, अचल संपदा या जमीन जायदाद को कहते हैं रियल एस्टेट कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। रियल एस्टेट 4 तरह के होते हैं, वाणिज्यिक, है ना, आवासीय, औद्योगिक और भूमि में आपके बटे होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गलत मिलान आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 38 नंबर है, 38 नंबर की अगर बात करते हैं, आपसे कह रहा है सिक्योरिटी पेपर जो आपके बनते हैं कहाँ पर, तो इसका कारखाना होशंगाबाद में कारखाना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये क्या नागपुर में है, क्या ये नासिक में है, यहाँ पर आपको हटा देना, ये नासिक में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बैंक नोट प्रेस आपका देवास हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम आपके मुंबई में हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बुल व बियर का संबंध वाणिज्यिक के किस पहलू में होता है।
दोस्तों याद रखिएगा, ये जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, है ना, तेजड़िया और मदड़िया भी इसको कहा जाता है ना। तेजड़िया को बुल कहते हैं और मदड़िया को बियर कहा जाता है। याद रखिए, शेयर स्टॉक एक्सचेंज से आपका जुड़ा होता है, शेयर बाजार से, तो ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी भारत में 1 जुलाई को लॉन्च किया गया था। अब आपको बताना है 1 जुलाई 2017, है ना, को लॉन्च किया गया था। वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 12 अप्रैल 2017 को, 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय जीएसटी कानून को स्वीकृति मिली थी और भारत में 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया था। ये हमने कहा है कि इस वीडियो को आप देख लेंगे तो पूरी तरीके से जो क्वेश्चन इधर उधर आपके आते रहते हैं ना, आप लोग कंफ्यूज रहते हो यार जीके कहाँ से आ गई, वो आपकी यही जीके है। यहाँ पर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स जिसे बोलते हैं कहीं ना कहीं वहीं से आपकी है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये है आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति या भारत में दूध वाला के नाम से जाना जाता है ना। इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो आपके 1965 से लेकर 98 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। यहाँ पर MS स्वामीनाथन जो आपके थे वो हरित क्रांति के थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता नहीं है। दोस्तों दिया गया है, यह मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, या निर्वाह कृषि है, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता होती है। तो भैया ये आपकी गलत हो जाएगा। नकदी फसल की प्रधानता होती है। यहाँ पर ये औद्योगिक फसल नहीं कहेंगे, हम लोग नकदी फसल नाम शब्द यहाँ पर देंगे। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं, मतलब कह सकते हैं इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता नहीं होती है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना। तो ये कौन सी क्रांति थी? ये क्रांति थी आपकी श्वेत क्रांति थी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। श्वेत क्रांति या इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, आम भूमिका रही थी 1970 में ये शुरू की गई थी। श्वेत क्रांति दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था, याद रखिएगा। इसका जो जनक है वो आपकी वर्गीज कुरियन ने यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य है लक्षित मील तथा पत्थर सहित करने के लिए शहरों को निधि देना। इस कार्यक्रम में इसे अलावा सभी आपके विकल्प शामिल हैं। मतलब ये 7 मिशन है, इसमें से एक नहीं शामिल है, बाकी सभी आपके शामिल हैं। इसका मतलब ये आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 45 में कि जो 100 स्मार्ट सिटी मिशन है इसमें शामिल है। अमृत या कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन ये भी आपका है। यहाँ पर देख सकते हैं हृदय जो राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और उन्नति योजना ये भी था। लेकिन जो आपका अंतरिक्ष शोध पर राष्ट्रीय मिशन है ये आपके 7 मिशन में आपका शामिल है नहीं था। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर जिसका भी आ रहा है वो जवाब बिल्कुल से यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चलिए बताइएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो आपका है वो आपके कहाँ पर है? सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे और आपका जो आंसर है 46 नंबर में वो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। एक करनाल में है, करनाल जो कि आपके हरियाणा में है, करनाल जो कि आपके हरियाणा में है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। डी नंबर आपका बन जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? कौन सी एक खरीफ फसल है 47 नंबर में? तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी कपास है ना, क्या है? कपास जो आपकी है ये आपकी खरीफ की फसल है। गेहूं, चना, सरसों ये आपकी रबी की फसलें हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। जो आपकी जून जुलाई या जुलाई अगस्त के समय बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं उनको खरीफ फसल कहते हैं। रबी की फसलें होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, नाबार्ड का जो विस्तृत रूप होता है वो होता है, यहाँ पर क्या होता है भाई, देखो दिया है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिस इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी की ओर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। और हमने कहा कि इसकी स्थापना आपकी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके मुंबई में है। दोस्तों इसकी शाखाएं पूरे देश में है लेकिन मुख्यालय जो आपका है मुंबई में है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक है और देखा जाए तो 49 नंबर का जो ऑप्शन वो आपका बी हो जाएगा। MS स्वामीनाथन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है?
50 नंबर की बात करते हैं तो पहले ऑप्शन को और देखना है कि जो भारतीय स्टेट बैंक है उसकी जो टैगलाइन है ए बैंकर टू एवरी विजन है। और इसके बाद यहाँ पर दूसरा दिया गया है और आपसे कह रहा है पंजाब नेशनल बैंक की जो टैगलाइन है वो आपकी क्या है। तो भैया जो बढ़ती का नाम जिंदगी है ये नहीं है, बढ़ती का नाम जो जिंदगी है ये पंजाब नेशनल बैंक का नहीं है। किसका है जल्दी से कमेंट करिएगा। वहीं पर कोटक महिंद्रा बैंक है, इसका है लेट्स मेक मनी सिंपल। और देना बैंक का है ये आपका ट्रस्टेड फैमिली बैंक है। तो दोस्तों याद रखिए पंजाब की अगर बात करते हैं, पंजाब बैंक की जो टैगलाइन है वो है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ये है, इसका मतलब होता है कि एक नाम जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। याद रखिए पंजाब बैंक का जो आपका टैगलाइन है वो है, हिंदी में कहते हैं एक नाम जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और इसकी स्थापना 1994 में लाहौर के पाकिस्तान में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो आपके नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा 1900 नहीं 1894 में, ठीक है 1894, क्योंकि भाई उतने समय पाकिस्तान था ही नहीं, है ना। तो 1894 में हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सही मिलान आपका नहीं है। और सही मिलान कौन सा नहीं है देखना है। आपसे दिया गया है कि उर्वरक का जो उद्योग है वो आपको लोग तमिलनाडु बता सकते हैं, सीमेंट आपका चेन्नई बता सकते हैं, सूती वस्त्र आपके अहमदाबाद में होगी ना कि उत्तर प्रदेश में होगा, कागज जो आपके पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारत का पहला वस्त्र पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 52 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का पहला वस्त्र पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है तो आपके तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। तमिलनाडु आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो कि आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है उसे क्या कहलाते हैं। यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 53 नंबर उसी देना है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि मथुरा, डिगबोई, पानीपत में जो परिष्कृत शालाएं हैं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं। चलिए यहां पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट इनमें से क्या हो सकता है, चलिए जल्दी से बताइएगा। यहां पर जो आपका दिया है 54 नंबर में 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं। तो दोस्तों ये की गई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा, आपकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है वो जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, है ना, IOCL जिसे कहते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। आपसे कह रहा है सही मिलान नहीं है, सही मिलान नहीं है 55 नंबर में। कह रहा है अलीगढ़ आपके पीतल के ताले के लिए जाना जाता है। फिर दिया है सूरत दिया गया है, स्वर्ण से दिया गया है, सोना के लिए आपका सूरत नहीं है भैया। यहाँ पर देखा जाए सूरत जो आपका हीरा के लिए आपका जाना जाता है ना, आर्टिफिशियल तरीके के हीरे भी आपके बनते हैं। तो याद रखिए इसका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कांचीपुरम आपका रेशम से है, लुधियाना आपकी भारी मशीनरी से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 56 है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है। चलिए सूरत में आप साड़ी भी कह सकते हैं, है ना, जो आपकी ये साड़ियाँ होती है वो भी कह सकते हैं, सूती वस्त्र उद्योग भी कह सकते हैं। तो दोस्तों भारत दिया गया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो आपके स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा 56 नंबर में। तो दोस्तों ये आपके मुंबई में है, कहाँ पर है तो आपका मुंबई, जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है जवाब इनमें से बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। 24 जनवरी 1976 को एक नए युग की शुरुआत हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में रिफाइनरी लिमिटेड, है ना, ये आपका हो जाएगा। और आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। चलिए बताना है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। 57 की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, क्या हैदराबाद है। कहाँ पर है, हैदराबाद आपका जो आंसर है हैदराबाद, इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसके अलावा BDL की 4 आपकी विनिर्माण इकाइयाँ हैदराबाद, भानूर, इब्राहिमपट्टन, विशाखापट्टनम में भी आपकी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्यों। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है ना, क्यों घट रहा है आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता क्या है, अधिक है। अर्थात जो 15 से लेकर 59 साल की जनसंख्या है अपेक्षाकृत क्या है, ज़्यादा है। और जब ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका निर्भरता अनुपात इनमें से क्या हो रहा है, निर्भरता अनुपात घट रहा है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि रोजगार के अवसरों की कमी को सबसे सही व्याख्या क्या है। रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन अब बी हो जाएगा, मतलब वो काम ज़्यादा कर सकता है लेकिन करता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कमी सबसे बड़ी व्याख्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन लॉरेंज वक्र का द्वारा मापा जाता है। लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, इनमें से दोस्तों आपको बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए लॉरेंज वक्र जो होता है वो आय की विषमता को मापता है, मतलब 60 नंबर जो दिया है 60 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज कहते हैं, और ये जो स्थापित किया गया है वो आपके कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपकी गुजरात के कांडला में, गुजरात के कांडला में 1965 में स्थापित किया गया था। और ये एशिया में स्थापित होने वाला पहला आपका कह सकते हैं कि जो आपका दिया है आर्थिक क्षेत्र अर्थात EZ आपका स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत में आयात की जाने वाली शीर्ष वस्तुएं कौन सी हैं। दोस्तों याद रखिएगा भारत में आयात मतलब खरीदा जाता है, खरीदे जाने में जैसे पेट्रोलियम हो गया है ना, कच्चा तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये चीज़ आपकी जो होते हैं वो याद रखिएगा ये आयात ज़्यादा की जाती है, सबसे ज़्यादा इनमें से आपके आयात यहाँ पर होते हैं दोस्तों याद रखिएगा। तो ऑप्शन देना है आपको सी नंबर हो जाएगा। भारत का पहला म्यूचुअल फंड आपका कौन सा है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड जो आपका है वो आपका है क्या दोस्तों, ये बताना है। चलिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सर यहाँ पर जब किसी देश की आर्थिक वृद्धि दर सुस्त पड़ जाती है तथा बेरोजगारी दर बढ़ती जाए तो ऐसी स्थितियों को क्या कहते हैं। दोस्तों इसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन कहा जाता है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आंसर सी नंबर है राइट हो जाएगा। इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी जिसे बोल देते हैं, इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि IFSC का पूरा नाम इनमें से क्या है। IFSC का पूरा नाम इनमें से है क्या। दोस्तों यहाँ पर 65 नंबर है और 65 को ऑप्शन में से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा क्या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो ऑप्शन है ये आपका जो IFSC कोड होता है, याद रखिएगा अपने बैंक में देखा होगा वो 11 अक्षरों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की एक प्रगति की सुचारू में मदद बनाती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 11 अक्षर 11 करेक्टर का आपका होता है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है IFSC कोड समानता कितने अंकों का होता है। तो भैया हमने तो आपको बता ही दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 11 अंकों का आपका होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। पहले 4 अंक जो होते हैं अल्फ़ाबेट अक्षर होते हैं और ये 4 अंक बैंक के नाम के बारे में बताते हैं। जो 5वां अंक होता है वो 0 होता है, यह अंक भविष्य में इस्तेमाल किए जाने की मतलब इस्तेमाल के लिए रिजर्व रहता है कि हमेशा कभी ना कभी इसका यूज होगा, ये आपका दर्शाता रहता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए 5वां अंक हर बैंक के लिए है ना 0 आपका होता है। चलिए एक क्वेश्चन अभी कभी कभी पूछा जाता है और अंतिम के जो 6 अंक होते हैं वो शाखा को दर्शाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है NEFT का विस्तृत रूप क्या है। यहाँ पर 67 नंबर दिया है, 67 का ऑप्शन होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसफर ये होता है ना, मतलब होता है जिसके द्वारा एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में जब पैसे ट्रांसफर करते हैं उसे कहते हैं निफ्ट कर दो, है ना, क्या कहते हैं निफ्ट कर दो अर्थात नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जब किसी चेक के ऊपर प्रायः बाईं ओर 2 समानांतर रेखाएं बना दी जाती हैं तो इस चेक को क्या कहते हैं। दोस्तों तो इस चेक को बोलते हैं रेखांकित चेक, क्या बोलते हैं इसको, रेखांकित चेक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है यदि किसी चेक का आहरणकर्ता चेक लिखते समय उस पर कोई आगामी तारीख लिख देता है तो ऐसे चेक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ऐसे चेक को बोलते हैं उत्तर दिनांकित चेक, क्या बोलते हैं, उत्तर दिनांकित चेक कहा जाता है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा आपका डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है प्राथमिक प्रतिभूति निम्न में से क्या है। आपने नाम सुना होगा प्राथमिक जो आपकी प्रतिभूतियाँ होती हैं,
तो इसका मतलब होता है ऋण को सुरक्षा प्रदान करना। याद रखिए, प्राथमिक प्रतिभूति जो होता है वो ऋण को सुरक्षा प्रदान करना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो राइट इनमें से बनेगा, सी नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्राथमिक प्रतिभूति वह परिसंपत्ति है जो उधारकर्ता को दी गई है ना, उधारकर्ता को दी गई है, ऋण सुविधा से निर्मित होती है, जो उधारकर्ता की उस व्यवसाय या परियोजना से सीधे जुड़ी होती है, जिसके लिए ऋण सुविधा दी जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ए। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी देश द्वारा बेरोजगारी का स्तर घटाने के लिए अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाना निम्न में से क्या कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी देश की जो बेरोजगारी का स्तर है ना, इसको घटाने के लिए अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाना ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर इस टॉपिक में आपके 71 प्रश्न थे और हमने कहा ये प्रश्न बहुत लोग, ये जो आपका टॉपिक है बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, इसकी ना तैयारी करते हैं ना इसका टेस्ट लगाते हैं, लेकिन हमने आपको यहाँ पर टेस्ट लगा दिया है ना। अब आपके पास कोई डर नहीं है, जो बचा हुआ आपका डर है वो भी आपका 1-2 टॉपिक आपके हैं, उनको भी हम आपको कवर करा देंगे, है ना। तो आपको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हमने कहा कि हमने जितने भी वीडियो आपको ये दिए हैं, है ना, एक बार उनको देख जरूर दीजिएगा कि क्योंकि हमने आपके सिलेबस में जो आपका है उस सिलेबस को ही हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि थ्योरी तो नहीं करा पाएंगे कि हम आपको थ्योरी करा दें, लेकिन आपके सिलेबस को हमने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पूरा लगभग कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए डेली जुड़ा करें, है ना। लास्ट में तो बचते 2-4 आदमी हैं, 2-4 लोग वैसे भी जॉब पाएंगे, सब लोग थोड़ा पाएंगे। जो मेहनत पड़ेगा वही सफलता पाएगा भाई। करंट अफेयर की क्लास कोई नहीं देखता है, उनको तो रोना ही रोना है। हमने बता दिया है, बोलते हैं कि भाई बेरोजगारी बेरोजगारी है, लेकिन पढ़ने वाले कितने हैं ये भी तो देखो। अगर 50 लाख फॉर्म बड़े होते हैं, 50 लाख में मात्र 5 लाख बच्चे होते हैं, और उन 5 लाख बच्चों में 3 लाख जो होते हैं वो आपके ऑफलाइन क्लासें लेते हैं, 2 लाख ऑनलाइन होते हैं, और ऑनलाइन में कुछ लोग होते हैं जो इधर उधर मध्यस्थी करते हैं। 1 लाख बच्चा होता है वही कंपटीशन फाइट कर लेता है, मेहनत कर लेता है, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ सब कुछ मजबूत कर लेता है, बस सफलता उसी को मिल जाती है। बाकी सब लोग हल्ला मारते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, नए जुड़ जाइएगा। ठीक है, और इसके बाद मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।